हाय एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ जो केसेस हम डेली रूटीन में डील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल या सेशंस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में। तो आज हम बात करते हैं कि सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील कैसे दाखिल की जाती है या उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो आप ये देख सकते हैं, चूँकि मैंने इनकी प्राइवेसी अपने विजिटिंग कार्ड रखकर कवर कर ली है, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट्स की प्राइवेसी थी, इस वजह से मैंने इनको कवर कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि जैसे आप देख सकते हैं कि टाइटल इसका सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है या दाखिल की थी मैंने। सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन CPLA, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील नंबर 2021 में मैंने ये दाखिल की थी। कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, मॉडल कस्टम्स कलेक्टोरेट, इसमें पिटिशनर थे वर्सेस रेस्पोंडेंट जिनके तरफ से मैं था। मैंने उनकी प्राइवेसी हाइड कर दी है क्योंकि ये एक प्राइवेट मैटर है, तो मैं उसको वीडियो के ज़रिए हाईलाइट नहीं करना चाहता। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अमूमन मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स लगती है इन सारे केसेस में, तो आप ये देख सकते हैं कि इंडेक्स इसमें मैंने लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स में सबसे पहले सीरियल आता है, डिटेल्स, डेट और पेज नंबर। कंसाइज स्टेटमेंट, मेमो ऑफ पिटिशन फॉर लीव टू अपील, कॉपी ऑफ इम्पंज्ड ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची इन SCRA, copy of memo of ACRA, copy of order of customs appellate tribunal, order in original, FSL 7, सीरियल नंबर 7 पर आप देख सकते हैं कि FSL लिखा हुआ है, जो कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट है। शोकाज नोटिस, सीजर रिपोर्ट, लेटर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 5 रूल 220 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल 1980, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ पिटीशन, एफिडेविट ऑफ सर्विस, नोटिस एंड रिसिप्ट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड दैट आई हैव प्रिपेयर्ड द अबव इंडेक्स एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स have been filed therein according to Supreme Court rules dated 28/12/2021 को ये मैंने दाखिल की थी। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये नेक्स्ट पेज हो गया। आप टॉप ऑफ द कॉर्नर देख सकते हैं कि पेज नंबर 3, इसका टाइटल भी सेम रहेगा, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो तो इसकी जो पिछले पेज पर थी वो इंडेक्स थी, और अब इसका सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील का अब ये फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं कंसाइज स्टेटमेंट। हम कंसाइज स्टेटमेंट लगाते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एंड द लॉ, कस्टम्स मैटर, क्या मसला क्या है जो हम लेके आए हैं। द मैटर रिलेट्स टू द इशू ऑफ नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल टोयोटा लैंड XYZ, और उसकी जो कस्टम्स ट्रिब्यूनल थी उन्होंने इसको जब्त कर लिया था, जिसके खिलाफ फिर जो मेरे क्लाइंट है उनके बिहाफ पर मैंने ये केस दाखिल किया था। कंसाइज स्टेटमेंट हमारी, मैं आपको जल्दी से बताता चलूँ कि इसमें हम लिखेंगे कि मेन स्टोरी क्या है। कंसाइज मतलब मुख्तसर स्टेटमेंट, मुख्तसर सा बयानिया हम लिखेंगे कि मसला क्या है जिसके बुनियाद पर हम केस दाखिल करना चाहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें विच साइड हैज फाइल्ड दिस पिटीशन एप्लीकेंट बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची दाखिल की थी मैंने। उसके बाद फिर कोर्ट, अब इसमें सारी डिटेल हमने लिख दी है कि कहाँ पर हमने ये केस दाखिल किया था। तो ये इसका कंसाइज स्टेटमेंट आ गया। कंसाइज स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट पेज नंबर 5 आप देख सकते हैं। इसमें हम इसके मुद्दा उठाते हैं कि वेदर द इम्पोज्ड ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज बेस्ड ऑन मिस इंटरप्रिटेशन एंड विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन एंड
16 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1969। उसके बाद फिर इसमें हम सेकंड क्वेश्चन जो रेज कर रहे हैं, वेदर अलोइंग अ व्हीकल हैविंग टेम्पर्ड चेजेस नंबर इवन विथ रजिस्ट्रेशन बुक फ्रॉम द मोटर व्हीकल अथॉरिटी एंड विदाउट प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस would offend and abuse provisions of the Act, ordinance and the policy of the federal government reflected in the provisions of defining the intent of law for outright confiscation of smuggled tempered vehicle। अब इसमें क्वेश्चन राइज किए गए हैं कि क्या कानून के मुताबिक ये डील किया गया था मामला या नहीं। तो पॉइंट नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3, वेदर द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज नॉट एरर्ड इन बाय गिविंग अनड्यू बेनिफिट टू द appellant by the releasing the smuggled vehicle having tempered chassis which otherwise the law of land cannot be registered with the excise authorities at play on roads. Whether the Honorable Appellate Tribunal has not erred in the law by deciding the case ignoring the report of authorized government laboratory, Forensic Science Laboratory, Hyderabad, which states that द प्रेजेंट चेचेज नंबर इज रीपरचेज्ड, मतलब जो चेचेज नंबर है उसके साथ छेड़खानी की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर अ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इज अटैच्ड टू द रिपोर्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बीइंग अ रिजल्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट एंड दैट FSL रिपोर्ट इज नॉट सफिशिएंट प्रूफ दैट द व्हीकल इज टेम्पर्ड व्हीकल। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 राइज होता है, वेदर टेम्परिंग अ चेसेस नंबर ऑफ अ व्हीकल इंक्लूडेड एनी अल्ट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल चेसेस नंबर ऑफ द व्हीकल वेदर मैनुअल और अदरवाइज एंड दैट रीपरचेजिंग इज एन एक्ट ऑफ अल्टरिंग एंड टेम्परिंग द ओरिजिनल चेसेस नंबर्स। वेदर लर्नड कस्टम्स अपील ट्रिब्यूनल while passing the imposed order has seriously erred in law and failed to appreciate that in terms of section so and so of the Customs Act 1969, if any person without any excuse, then proof of which shall be on such person acquires possession of or is any way concerned in carrying, removing, depositing, harboring, keeping, or which there may be reasonable suspicion that they are smuggled goods, such goods or vehicle is liable to confiscation। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अराइज होता है कि वेदर द लर्न्ड कस्टम्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इम्पोज्ड ऑर्डर इज वेल रीजन्ड एंड speaking or on the face of it is a clear misinterpretation of the spirit section 187 of the Customs Act 1969 as well as general principle of evidence as envisaged the article 177 199 of the Kanun Shahadat। Question number 9, whether the appellate tribunal has not erred to consider that the appellant has badly failed to discharge his burden of proof under Section 187 of the Customs Act 1969 in accordance with the spirit, principle and meaning of Article 121 of the Kanun-e-Shahadat 1984। कंसाइज स्टेटमेंट एंड जो कानून अराइज होता है उसके बाद फिर हम सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील में फिर ये मुद्दा उठाते हैं कि कौन सी बातों को नज़रअंदाज किया गया, इट वाज नॉट कंसिडर्ड। अब कौन सी बातें हैं, वेदर द इम्पोज्ड ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज बेस्ड ऑन मिस इंटरप्रिटेशन एंड विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 2 एंड 16 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1969, इट वाज नॉट कंसिडर्ड, मतलब इसको नज़र में नहीं रखा गया या सही से इसको नहीं देखा गया। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2, वेदर अलोइंग अ व्हीकल हैविंग टेम्पर्ड चेचेज नंबर इवन विथ रजिस्ट्रेशन बुक फ्रॉम द मोटर व्हीकल अथॉरिटी एंड विदाउट प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज वुड ऑफेंड एंड अब्यूज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑर्डिनेंस एंड द
policy of the federal government reflected in the provisions of SRO, with SRO dated 13/6/2019 defining the intent of law for outright confiscation of smuggled tempered vehicle. It was not considered. मतलब जो पॉइंट नंबर 2 है उसको भी कंसिडर नहीं किया गया था। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, whether the appellant tribunal has not erred in by giving undue benefit to the appellant by the releasing the smuggled vehicle having tempered chassis which otherwise the law of land cannot be registered with the excise authorities and play on roads. The Honorable High Court decided the question in favor of respondent. मतलब जो ऊपर वाले हमने पॉइंट लिखी है उनको कंसीडर नहीं किया गया था। जो पॉइंट नंबर 3 है उसको रेस्पोंडेंट के हक में फैसला दिया गया था। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4, वेदर द ऑनरेबल अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज नॉट एरर्ड इन द लॉ बाय डिसाइडिंग द केस इग्नोरिंग द रिपोर्ट ऑफ ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट लेबोरेटरी FSL Hyderabad which states that the present chassis number is repurchased. It was held that reliance on forensic report was not impressive as this was not the case of the department in शोकाज नोटिस। तो इसमें जो पॉइंट्स थी उनको किन पॉइंट्स को कंसीडर किया गया, किन पॉइंट्स को नज़रअंदाज किया गया या नॉट कंसीडर किया गया, और कौन सी बातों पर हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने फेवर दिया या इग्नोर किया, उन बातों का हवाला किया है हमने। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11। ये कंटिन्यू करते हैं हम जो पॉइंट्स हैं कि कौन सी पॉइंट्स कंसीडर की गई थी या नहीं। ये सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील में लिखी जाती है। वेदर अ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इज अटैच्ड टू द report of FSL being a result of an official act and that FSL report is not sufficient proof that the vehicle is a tempered vehicle. It was not considered. Point number 6, whether tempering a chassis number of a vehicle include any alteration of the original chassis number of the vehicle, whether manual or otherwise, and that repurchasing is an act of altering and tempering the original chassis number. इट वॉज नॉट कंसिडर्ड, मतलब इसको मद्देनज़र नहीं रखा गया, इसको सही से डिसाइड नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 7, वेदर लैंड कस्टम्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वाइल पासिंग द इम्पोज्ड ऑर्डर हैज सीरियसली एरर्ड इन लॉ एंड फेल्ड टू appreciate that in terms of section 156(1)(89) of the Customs Act 1969, if any person without any excuse, then proof of which shall be on such person acquires possession of or is in any way concerned in carrying, removing, depositing, harboring, keeping, or which there may be reasonable suspicion that they are smuggled goods, such goods or vehicle is liable to confiscation. तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड, मतलब इसको भी कंसिडर नहीं किया गया। Point number 8, whether the learned customs appellate tribunal imposed order is well reasoned and speaking or on the face of it is clear misinterpretation of the spirit section 187 of the Customs Act 1969 as well as a general principle of evidence as envisaged in the article 199 of the Kanun-e-Shahadat Order 1984। इस पॉइंट को भी नॉट कंसीडर किया गया, मतलब इट वाज नॉट कंसीडर्ड। आप देख सकते हैं कि इट वाज नॉट कंसीडर्ड। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 8 के वेदर द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज नॉट एडेड इट वाज रॉन्गली हेल्ड दैट ए सफिशिएंट रिकॉर्ड वाज अवेलेबल। तो नेक्स्ट पेज पर चलते, पेज नंबर 13, कंसीडर दैट द अपीलेंट हैज already failed to discharge his burden of proof under section 187 of the Customs Act 1969 in accordance with the spirit, principle and meaning of article 121 of the Kanun-e-Shahadat 1984, the tribunal to reach the conclusion which it had done. उसके बाद फिर इसमें पॉइंट नंबर आप देख सकते हैं 5, लॉ रूलिंग इन्वॉल्व इन द इम्पज्ड जजमेंट।
अब इस जजमेंट पर कानून कौन सा एप्लीकेबल किया गया था या एप्लीकेबल है फॉर सेक्शन 2 एस सबसेक्शन एंड 16 एंड सेक्शन 156 189 ऑफ एंड सेक्शन 187 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1969 SRO read with section 2009 of Imports and Exports Control Act 1950 article 117 119 and 121 ऑफ द कानून शहादत आर्डर। इसमें ये कानून जो थे वो एप्लीकेबल थे, रूलिंग्स वगैरह जिनका हवाला दिया गया है। अगेंस्ट में इसमें कोई कानून पेश नहीं किया गया। उसके बाद फिर इसमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि सर्टिफाइड दैट आई अंडरसाइंड माई सेल्फ ड्राफ्टेड दिस पॉइंटेड नोटेड इंडेक्स विच इज कंप्लीट एंड करेक्ट। अब यहाँ पर एडवोकेट का नाम आएगा, या फिर अगर आप इन पर्सन लगाना चाहें तो ये मैंने अपना कार्ड रख दिया है। आप इस कार्ड के ज़रिए विज़िट कर सकते हैं मेरी जो कराची की ऑफ़िस है, या फिर इस्लामाबाद की ऑफ़िस, लाहौर की, या फिर मेरा मोबाइल नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, जो कि सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील है, उसके ड्राफ्ट पर। तो इससे पहले थी कंसाइज स्टेटमेंट कि उसमें कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया या फिर कौन से कानून एप्लीकेबल थे एट्सेट्रा। तो इसका टाइटल सेम बनेगा इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान CPLA सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील नंबर सो एंड सो। इसमें आप जो पिटिशनर है आपका नाम आएगा वर्सेस जो रेस्पोंडेंट है, मेरे क्लाइंट्स थे, उनका रेस्पोंडेंट आएगा। उसके बाद फिर हम्बली सबमिटेड पॉइंट्स ऑफ लॉ, इसमें कौन से कानून एप्लीकेबल है। वेदर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध वाज करेक्ट इन नॉट कंसिडरिंग द uncontroverted, unchallenged forensic report which confirms that the vehicle is with repurchased chassis number in view of judgment reported as 2020 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू जो रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट पेज नंबर 246 नूर मोहम्मद वर्सेस कस्टम्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स एंड अदर्स, इसका हवाला दिया गया है। वेदर में रजिस्ट्रेशन ऑफ repurchased chassis number vehicle proves lawful import and ownership of the vehicle. Whether an apparent tempered chassis frame is denoted from uncontroverted forensic reports merited outright confiscation in view of Chaudhry Makbul case reported as 2009 PTD 77। तो इसमें पॉइंट्स ऑफ लॉ का जिक्र किया गया जाता है। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 17 पर है। और पॉइंट ऑफ लॉ में वेदर द ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज करेक्ट इन होल्डिंग दैट द ओनली क्वेश्चन रेज्ड वाज दैट इट वाज स्मगल्ड वन एंड टू ओवरकम सच एलिगेशन sufficient documents were available on record for the tribunal to reach to a lawful conclusion, which it has done when neither respondent nor registration authority could produce import ownership documents of the vehicle. Whether the Honorable High Court was correct in answering only 2 questions out of 9 questions through non-speaking order. अब brief facts are involved in the case. Point number A या पैरा नंबर A, that the appellant is aggrieved by order dated 29/10/21 passed by the Honorable High Court of Sindh at Karachi. Point number B, जिसमें बताई गई है स्टोरी। तो अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम सेव करना है तो इस वजह से आप ये वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं, मतलब इसमें स्टोरी बताई गई है। पॉइंट नंबर C भी आप देख सकते हैं, D, या आप वीडियो पॉज करके इसको रोक कर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको रीड करता चलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। पेज नंबर 19 टॉप ऑफ द कॉर्नर आप देख सकते हैं, पेज के 19। तो इस पेज पर भी पॉइंट नंबर E, F, G, H तक इसको आप वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ड्राफ्ट
जाहिर सी बात है, अगर आपका सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील आपका अलहदा मसला होगा, कोई केस होगा, तो आप इसमें अपनी स्टोरी बयान करेंगे। क्योंकि ये एक कस्टम्स का केस था मेरा, तो जिस वजह से ये स्टोरी है। बहरहाल हर केस की अपनी एक स्टोरी होती है। अब इसमें आते हैं ग्राउंड्स के कौन से ग्राउंड्स पर सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल की जाती है या की जा रही है। That the imposed order passed by the Honorable High Court of Sindh at Karachi is contrary to the law and effects of the case and being illegal, unlawful is liable to be set aside। ये आप पॉइंट नंबर बी देख सकते हैं, ग्राउंड नंबर बी। मैं इसको रीड नहीं करता, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर ले। पॉइंट नंबर ग्राउंड नंबर ए, बी, सी, ग्राउंड नंबर डी, उसके बाद फिर ई, फिर एफ के बाद फिर ग्राउंड नंबर जी। ये आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं प्रेयर पर। अब जो प्रेयर हमने लिखी है, जो इस्तदा कोर्ट से कर रहे हैं, उसमें हमने लिखा है कि इट इज़ रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द पिटिशनर हैज़ रेज्ड लीगल क्वेश्चंस फॉर of great public importance which require consideration and authoritative decision of this honorable court. Therefore, it is prayed that a petitioner may kindly be granted leave to appeal against the imposed order dated so and so, passed by the Honorable High Court of Sindh at Karachi, and set aside the same। प्रेयर नंबर 2 में लिखा गया है कि लिखा था मैंने कि इट इज़ फर्दर प्रेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट CPLA इन दिस ऑगस्ट कोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द इम्पोज्ड ऑर्डर बी सस्पेंडेड। प्रेयर नंबर 3, फुल कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड एनी अदर रिलीफ एज मे बी डीम्ड एप्रोप्रिएट मे आल्सो काइंडली बी ग्रांटेड। तो उसके बाद चूँकि ये एडवोकेट मतलब मैंने फ़ाइल की थी, अगर आप इन पर्सन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इन पर्सन लिखेंगे। उसके बाद फिर फाइल्ड बाय, आप अगर आपने इन पर्सन किए तो आप अपना इसमें दर्ज कराएंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट एज पर इंस्ट्रक्शन से दिस इज़ द फर्स्ट CPLA अगेंस्ट द इम्पोज्ड ऑर्डर। उसके बाद फिर आपके एडवोकेट मतलब जो कि मेरा नाम था, तो अगर आप इन पर्सन लगाना चाहें तो आप इन पर्सन भी लिख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपने लाजमी लगाना है कि ये आपकी फर्स्ट सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील है। फिर उसके बाद इसमें एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स लिखा जाता है। एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स मतलब जो भी ये पिटीशन आपने CPLA बनाई है, ये बिल्कुल सच पर मबनी है और इसमें आपने कोई भी झूठ वगैरह नहीं लिखा। मतलब आप इसका हलफ लेते हैं, कसम लेते हैं। स्वर्न एट कराची ऑन दिस डे 2021। एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स के बाद फिर आता है एफिडेविट ऑफ सर्विस, जो कि आपने नोटिस सर्व किया है जिनको, उसके आपने यहाँ पर पूरी इस पर कसम लिया है। कराची के स्वर्न लिखा जाता है कि आपने ये जो एफिडेविट ऑफ सर्विस है, मतलब आपने मुकम्मल इसकी सर्विस कराई है पार्टीज़ को।